नमस्कार। एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट, इसके बारे में हम लोग स्टडी किए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। एसिड और बेस का केमिकल प्रॉपर्टीज, कुछ सॉल्ट के भी केमिकल प्रॉपर्टीज है ना। तो एसिड और बेस का केमिकल प्रॉपर्टीज, सबसे पहला रिएक्शन विथ मेटल्स। ठीक है, रिएक्शन विथ मेटल। अगर एसिड जो है मेटल से अगर रिएक्ट करता है, एसिड अगर मेटल से रिएक्ट करता है तो क्या होगा? मेटलिक सॉल्ट बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा, है ना। एग्जाम्पल, जैसे आपका H2SO4 है। H2SO4 ये एक एसिड है, ये एसिड है, ठीक है। और ये अगर रिएक्ट करता है किससे, जैसे कोई एक मेटल इससे रिएक्ट करता है, जिंक मेटल है जो कि इससे रिएक्ट कर रहा है। एक मिनट। तो जिंक मेटल जब इस H2SO4 से रिएक्ट कर रहा है तो क्या बनाएगा? ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा। ये जिंक जो है हाइड्रोजन से थोड़ा ज़्यादा रिएक्टिव है, इस कारण से क्या किया, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। तो यहाँ जिंक सल्फेट ZnSO4 बना और प्लस H2 गैस लिबरेट हुआ। तो ये जो H2 गैस लिबरेट हो रहा है ये क्या है? ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ, ठीक है। तो ये होता है एसिड में। तो ये जो हाइड्रोजन गैस जो लिबरेट होता है, इसका हम लोग टेस्टिंग करते हैं। जब हम लोग टेस्टिंग करते हैं तो यहाँ आपको हम दिखा देते हैं। ये एक सेटअप है। इस सेटअप में ये स्टैंड है ना। उस स्टैंड में यहाँ पर लगाया एक टेस्ट ट्यूब रखा गया है। उस टेस्ट ट्यूब में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, उसमें जिंक ग्रैन्यूल्स हम लोग डाल दिए। जिंक ग्रैन्यूल्स डाल दिए जब, तो वहाँ से कुछ बबल, ये जो बबल्स दिख रहे हैं ना, ये क्या है? ये सल्फ्यूरिक एसिड से ये जिंक ग्रैन्यूल्स जो हैं रिएक्ट किए। जिंक जब रिएक्ट किया तो ZnSO4 यानी कि जिंक सल्फेट बनाया और हाइड्रोजन गैस को लिबरेट किया। ये जो बबल्स हैं ये हाइड्रोजन गैस के हैं। कैसे पता चलेगा? यहाँ हम लोग एक कॉर्क स्क्रू से इसको टाइट करके रख दिए हैं और यहाँ पर एक पतला सा डिलीवरी ट्यूब हम लोग लगा दिए हैं। वो जो डिलीवरी ट्यूब है यहाँ से उसको H2 गैस को डिलीवर करता है यहाँ पर, ठीक है। और इस सोप सॉल्यूशन में डिलीवर करता है, ठीक है। सोप सॉल्यूशन में जब ये बबल्स के रूप में जब ये बाहर निकलते हैं, H2 गैस बहुत ही खतरनाक होता है। इसको ऐसा इसीलिए किया गया है क्योंकि जो हाइड्रोजन गैस होता है वो बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लामेबल है। इतना इन्फ्लामेबल है कि उसको अगर जो रॉकेट वगैरह जो होते हैं उसमें जो मतलब कि फ्यूल यूज किया जाता है वो हाइड्रोजन गैस ही रहता है। तो ये जो हाइड्रोजन गैस यहाँ से जो बबल के रूप में निकल रहा है, वहाँ पर एक कैंडल जला करके देखा गया तो ये इसका पॉप साउंड प्रोड्यूस करता है। तो इसका मतलब कि हाइड्रोजन गैस लिबरेट हुआ है। तो ये सेटअप से एक्सपेरिमेंट करके, ये मतलब कि जो आपका लैब है, लैब वगैरह में एक्सपेरिमेंट किया जाता है। तो इस सेटअप को यूज करके फिर हम लोग उससे पता करते हैं कि भाई हाइड्रोजन गैस लिबरेट हुआ कि नहीं हुआ। नहीं तो अगर डायरेक्टली अगर इसको यहाँ से हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रहा है और वहाँ पर डायरेक्टली अगर हम लोग इसको ये कैंडल को अगर वहाँ पर लगा देंगे तो इससे इतना तेज मतलब विस्फोट हो सकता है। एक बार ऐसा हुआ है, ऐसा कई बार लेबोरेटरी वगैरह में हो चुका है। तो इसीलिए इससे थोड़ा सावधानी से किया जाता है। फिर अब है, ये तो हो गया एसिड का रिएक्शन मेटल के साथ। तो एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटलिक सॉल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा। इसी कारण से जो है हम लोग जो पिकल्स वगैरह, जो अचार बोले जाते हैं, अचार जो होते हैं वो उसको हम लोग कभी भी मेटल के कंटेनर में नहीं रखते।
क्योंकि अगर मेटल कंटेनर में रखेंगे तो उस अचार में जो है एसिड पाया जाता है ना, उस अचार में एसिड पाया जाएगा, है ना, साइट्रिक एसिड वगैरह। तो जैसे आंवला है, आंवला में एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है। तो ये एसिड जब मेटल से रिएक्ट कर जाएगा, उस जैसे मतलब मेटलिक कंटेनर में रखे हैं, तो वो क्या करेगा, मेटलिक सॉल्ट बनाएगा। और जो मेटलिक सॉल्ट होता है वो टॉक्सिक होता है ना, इसीलिए अचार वगैरह को, पिकल्स को हम लोग मतलब मेटल कंटेनर में स्टोर नहीं करते। ठीक है। क्यों? क्योंकि वो जो टॉक्सिक सॉल्ट बनेगा वो बहुत ही ज़्यादा क्या होगा, हमारे लिए नुकसानदेह हो सकता है। इसीलिए आपको कभी भी घर में देखे होंगे आप लोग कि जो मम्मी लोग होती हैं तो वो उसको एक अर्दन पॉट या फिर वो जो क्ले का जो पॉट होता है, चाइना क्ले का पॉट होता है, चीनी मिट्टी उसको बोलते हैं, तो चाइना क्ले का जो पॉट होता है उससे बनाया हुआ जो मतलब चीनी मिट्टी के बर्तन उसमें रखा जाता है, या फिर ऐसे मतलब कि जार, ग्लास का कोई जार है ना, कांच का कोई जार है तो उसमें रखा जाता है। तो ये फिर अब दूसरी चीज है बेस। जो बेस है, बेस जो है मेटल से रिएक्ट नहीं करता है, वैसे रिएक्ट नहीं करता, लेकिन जो हाई मतलब कि मेटल जो है बेस पे रिएक्शन कर, मतलब बेस के साथ अगर मेटल का रिएक्शन होगा ना तो वहां पर नो रिएक्शन होगा, रिएक्शन इसमें होगा नहीं। लेकिन कभी कभी जो हाईली रिएक्टिव अगर मेटल हैं, ठीक है, तो वो बेस के साथ रिएक्ट करते हैं। तो बेस के साथ रिएक्ट करेंगे, जैसे एक एग्जांपल आपको हम बताते हैं, जैसे इस NaOH है ना, जिंक के साथ रिएक्ट किया, NaOH लेकिन एक्वस होना चाहिए, है ना, और जिंक सॉलिड, तब ये बनाएगा सोडियम जिंकेट Na2ZnO2। ठीक है। ऐसा रिएक्शन मतलब सबके साथ नहीं होता है, और हाइड्रोजन गैस को लिबरेट कर देगा। ठीक है, ऐसा रिएक्शन सभी मेटल्स के साथ नहीं होगा, है ना, किसी मेटल्स में होगा जो हाईली रिएक्टिव है। तो ये हो गया एसिड और बेस का रिएक्शन मेटल के साथ। अब हम लोग देखेंगे मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी कि मेटल बाइकार्बोनेट, उसका रिएक्शन एसिड के साथ कैसा होता है ना। मेटल कार्बोनेट है और एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे मेटल कार्बोनेट का एक एग्जांपल लेते हैं। मेटल कार्बोनेट हो गया आपका Na2CO3, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, उसको हम लोग H2SO4 या फिर HCl किसी के साथ अगर रिएक्ट कराए तो ये बना, क्या बना, ये Na2SO4 प्लस H2O प्लस CO2। ठीक है, Na2SO4 प्लस H2O प्लस CO2। यहां जो Na2CO3 है, Na2CO3, इसमें से देखिए, इसमें से Na क्या हुआ, ये जो सोडियम है वो सोडियम इस H2SO4, हम लोग यहां पर देख लेते हैं, H2SO4 में जो SO4 है, ये सोडियम जो है SO4 के साथ रिएक्ट किया, और इस CO3 में दो कंपोनेंट ऑक्सीजन और CO2, ये ऑक्सीजन जो है इस H के साथ H2O बना दिया और CO2 अलग से लिबरेट हो गया। तो ये प्रोसेस होता है Na2CO3। कभी भी मेटल कार्बोनेट जब एसिड से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, मेटेलिक सॉल्ट, मतलब मेटल कार्बोनेट अगर एसिड से रिएक्ट करेगा तो ये बनेगा मेटेलिक सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट होगा प्लस वाटर भी लिबरेट होगा। ठीक है, तो ये होता है, ये इसका रिएक्शन है मेटल कार्बोनेट के साथ। अब
मेटल बाइकार्बोनेट के साथ भी सेम रिएक्शन होता है, मेटल कार्बोनेट हो या फिर मेटल बाइकार्बोनेट हो। मेटल बाइकार्बोनेट मतलब एक मेटल बाइकार्बोनेट का एग्जांपल हम लोग लिखते हैं, जैसे NaHCO3। आप लोग नाम सुने हैं बेकिंग सोडा का, बेकिंग सोडा का नाम सुने होंगे, उसका फॉर्मूला क्या है, ये NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, H को हम लोग बाई बोलेंगे। इसका रिएक्शन मान लीजिए HCl के साथ रिएक्शन करवाए, ठीक है, HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो NaHCO3 HCl के साथ रिएक्ट करेगा, इसके नीचे आप लोग लिख लीजिएगा उसका नाम जो भी है। NaHCO3 जब HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, NaCl के साथ NaCl बना देगा, और H2O अलग लिबरेट हो जाएगा, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाएगा, लिबरेट होगा, तो H2 अलग हो जाएगा और CO2 अलग हो जाएगा। तो ये प्रोसेस होता है ना, दोनों में, कार्बोनेट में भी और बाइकार्बोनेट में भी। तो ये रिएक्शन है मेटल कार्बोनेट का और मेटल बाइकार्बोनेट का एसिड के साथ। बेस मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट से बेस रिएक्ट नहीं करते, क्यों, क्योंकि मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट खुद मेटल से बनता है, और बेस जो है, बेस भी खुद मेटल से बनता है, इसलिए मेटल जो मेटल का मेटल के साथ इनमें रिएक्शन तो हो नहीं सकता है। अब हम लोग देखेंगे एसिड एंड बेस आपस में कैसे रिएक्ट करते हैं। इसका एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस का नाम है न्यूट्रलाइजेशन, है ना। तो ये वही न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस जो है, ये वही है। एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करेंगे तो बनेगा सॉल्ट प्लस वाटर, ये वही न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस है, मतलब इसी को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, एसिड बेस को न्यूट्रलाइज कर देगा और बेस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे और बना देंगे सॉल्ट प्लस वाटर, क्योंकि ये एसिडिक है और ये बेसिक है, और ये जो सॉल्ट और वाटर बना है ये दोनों का दोनों न्यूट्रल है, इसलिए इस प्रोसेस का नाम है न्यूट्रलाइजेशन। हम लोग पढ़े हैं 3 तरह के सब्सटेंस, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल, ये 3 तरह के सब्सटेंस होते हैं। तो ये एसिड और बेस जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो ये सॉल्ट प्लस वाटर बनाता है, और ये सॉल्ट और वाटर दोनों ही न्यूट्रल होते हैं। तो इसीलिए इस प्रोसेस का नाम क्या है, न्यूट्रलाइजेशन। और ये न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस जो है ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की तरह भी है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की तरह है, और ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी होता है। इसका एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं। एसिड मान लीजिए HCl और बेस मान लेते हैं हम लोग NaOH। HCl में H प्लस आयन है, Cl माइनस आयन है, ठीक है, और NaOH में Na प्लस आयन है और ये OH माइनस आयन है। तो H और OH ये दोनों मिलकर के H2O बन जाता है, और ये Na और Cl मिलकर के NaCl बन जाएगा, NaCl और ये H2O, ठीक है। H और OH मिलकर के H2O बन गया, Na और Cl मिलकर के NaCl बन गया, ठीक है। जब हम लोग लिखते हैं तो Cl नहीं लिखेंगे, NaCl लिखेंगे, क्योंकि मेटल को पहले लिखा जाता है। जो पॉजिटिव कंपोनेंट होता है, ये मेटल पॉजिटिवली चार्ज है ना, तो इसको पॉजिटिव वाले को पहले लिखते हैं, ठीक है। तो ये क्या हुआ, यहाँ पर आयंस का एक्सचेंज हो गया। ये न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस जो है डबल डिस्प्लेसमेंट भी होता है, इसको हम लोग आयन एक्सचेंज प्रोसेस भी बोल सकते हैं, है ना, और प्रेसिपिटेशन भी बोल सकते हैं। कैसे डबल डिस्प्लेसमेंट और आयन एक्सचेंज और प्रेसिपिटेशन कैसे, अब हम लोग देखते हैं। ये जो H प्लस आयन है OH माइनस आयन के साथ, मतलब पहले H प्लस और Cl माइनस था, तो H प्लस जो है Cl के साथ कंबाइंड था तो HCl बना था। अब ये H प्लस यहाँ से रिमूव हो गया और Cl अलग हो गया, और यहाँ पे Na अलग हो गया और OH अलग हो गया, तो H और OH मिलकर के H2O बना। और तो ये क्या है, H2O जो बना ये क्या है, आयन का एक्सचेंज हो गया, ये आयन इसके साथ और ये आयन इसके साथ,
तो आयन का एक्सचेंज हुआ, और इसको हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं, क्योंकि डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ। ये इसको Na जो है H को डिस्प्लेस कर दिया, और H जो है Na को, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया। और प्रेसिपिटेशन क्यों? क्योंकि ये जो सॉल्ट होता है NaCl, ये डिपोजिट हो जाता है बॉटम, जो ट्रफ में, जैसे हम लोग ये दोनों को जब मिलाएंगे तो ट्रफ में, या फिर जैसे जिस चीज़ में आप मिलाए हैं, टम्बलर वगैरह या फिर टेस्ट ट्यूब वगैरह, तो उसमें नीचे ये बैठ जाएगा, डिपॉजिट होगा, NaCl डिपॉजिट हो जाएगा, और H2O अलग हो जाएगा। तो इसलिए ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी है। तो यही है, एसिड प्लस बेस सॉल्ट प्लस वाटर बनाएंगे, ठीक है। अब अगला है रिएक्शन ऑफ मेटलिक ऑक्साइड विथ एसिड। मेटलिक ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा? अब आपको हम बताते हैं। मेटलिक ऑक्साइड जो होता है वो बेसिक होते हैं, और बेसिक जब एसिड के, बेसिक चीज है, और जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? वही चीज़ है जो कि ये न्यूट्रलाइजेशन में जो हुआ था, सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा। तो यहाँ पे वही चीज़ होता है, सॉल्ट बनेगा प्लस वाटर, ठीक है। ये जो सॉल्ट होगा ये मेटलिक सॉल्ट होगा, ठीक है। फिर आपको एसिड और बेस का फॉर्मेशन तो शायद पहले बता दिया है। अब है नॉन मेटलिक ऑक्साइड। नॉन मेटलिक ऑक्साइड बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा? नॉन मेटलिक ऑक्साइड जो होते हैं वो एसिडिक होते हैं, तो वही चीज़ है, एसिड प्लस बेस क्या हो जाएगा? सॉल्ट प्लस वाटर। तो ये है, क्योंकि नॉन मेटलिक ऑक्साइड एसिडिक होता है और मेटलिक ऑक्साइड जो है बेसिक होता है, तो इस तरीके से सॉल्ट प्लस वाटर बन जाएगा। इसका एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। मेटलिक ऑक्साइड जैसे ZnO प्लस HCl, तो ये बन जाएगा क्या? ZnCl2 प्लस H2O। यहाँ पे 2 लगा देंगे, बैलेंस्ड हो जाएगा। अब नॉन मेटलिक ऑक्साइड जैसे नॉन मेटलिक ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड प्लस कोई एक बेस लेते हैं NaOH, तो ये क्या बन जाएगा? Na2CO3 प्लस H2O। यहाँ पे हम लोग 2 लगा देंगे, बैलेंस्ड हो जाएगा। Na2CO3 प्लस H2O, तो क्या है ये? Na2CO3 प्लस H2O, ये जो है नॉन मेटलिक ऑक्साइड CO2 जो है क्या है? कार्बन एक नॉन मेटल है, और CO2 नॉन मेटलिक ऑक्साइड है। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाए तो सोडियम कार्बोनेट बन गया प्लस H2O। तो ये प्रोसेस, ये सब होता है। आपको एसिड और बेस का फॉर्मेशन तो पहले बता दिया गया है। जो एसिड होता है वो नॉन मेटलिक ऑक्साइड से बनता है। जैसे ये जो CO2 है ना, इस CO2 को अगर हम लोग CO2 को वाटर में डिजॉल्व कर देंगे ना, तो इससे फिर H2CO3 बन जाएगा, है ना, H2CO3। तो ये एसिड हो गया, जो कि एसिड है। ये कार्बन, जैसे कार्बन को ऑक्सीजन से रिएक्ट कराया तो ये CO2 बना, और ये मतलब जलाए कार्बन को, जब जलाए जैसे कोयला वेला जलाते हैं तो वहाँ जो है ऑक्सीजन से रिएक्शन होता है, और वो जलने के बाद जो गैस प्रोड्यूस होता है उसको वो क्या है? वो कार्बन डाइऑक्साइड है। और वो कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम लोग वाटर में मिक्स किए, वाटर में जब वाटर के साथ रिएक्शन कराए तो वो H2CO3 बन गया, यानी कि वो क्या है? H2CO3 कार्बोनिक एसिड है। अब वैसे ही बेस भी बनता है। जैसे ये ZnO को जब वाटर में मिला देंगे तो ZnOH बन जाएगा, जिंक हाइड्रोक्साइड, है ना। Na2O है सोडियम, मतलब कि सोडियम ऑक्साइड, उसको वाटर में डिजॉल्व कर दिए तो फिर वो भी सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया। तो ये सब होता है। तो यही है, मतलब जैसे ZnO है लिख देते हैं प्लस H2O, तो ये बन जाएगा ZnOH ट्वाइस, ठीक है। तो ये है फॉर्मेशन एसिड और बेस का, ठीक है। फिर अगले क्लास में हम लोग और कुछ देखेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।